नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का जो पार्ट 3 है और 3 स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जानने वाले हैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या फीचर्स हैं स्कीम के। ठीक है, तो हमें सब कुछ जो है डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो स्कीम आती है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी कि NAM जिसे आप बोलते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है और फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रमोट करती है जेन्युइन प्राइस को। ठीक है, तो सबसे पहले जेन्युइन प्राइस की डिस्कवरी को प्रमोट करती है। दूसरा क्या है, इसी में ये इंक्रीज करती है फार्मर्स के ऑप्शंस को भी फॉर द सेल और ये एक्सेस करती है मार्केट्स को। ठीक है, फार्मर्स को डायरेक्टली एक्सेस हो जाए मार्केट तक, इस बात की इंश्योरिटी ये स्कीम के अंदर दी गई है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? तीसरा है कि ये लिबरल लाइसेंसिंग करती है, लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स एंड बायर्स और कमीशन एजेंट्स जो हैं उनका एक लिबरल लाइसेंस होता है और एक लाइसेंस पे एक ही ट्रेडर जो है वो वैलिड एक लाइसेंस बनता है और वो वैलिड होता है अक्रॉस ऑल द मार्केट इन द स्टेट। ठीक है, तो आपको याद करना है कि भैया स्टेट के अंदर एक लाइसेंस जो है वो मिलता है इस स्कीम के तहत और वो वैलिड होता है फॉर द ट्रेड एंड फॉर द मार्केट्स इन द स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि ये हार्मोनाइज करती है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और उसके बाद का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सिंगल पॉइंट है, ठीक है, यानी कि आप कह लीजिए कि जो पहला होलसेल का परचेज रहेगा वो हमेशा फार्मर से रहेगा, इस चीज को भी प्रमोट करती है ये वाली स्कीम। उसके बाद ये और भी ज्यादा प्रमोट करती है स्टेबल प्राइसेस को और क्या प्रमोट करती है कि क्वालिटी प्रोड्यूस कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हो, इस बात को भी ये स्कीम ऑब्जेक्टिफाई करती है कि भैया ये ऑब्जेक्टिव भी इसका होना चाहिए। उसके बाद जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज का जो प्रोविजंस है उसको इंश्योर करना नियर दी सिलेक्टेड मंडी। ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस स्कीम विच इज कॉल्ड एज NAM दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। अब सवाल ये पैदा उठता है कि फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो फीचर्स सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि हर स्कीम में एक फीचर जो होगा वो कॉमन होगा, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लेकिन इसका फंड आता है। ठीक है, फंड कहाँ से आता है? एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AITF से इसका फंड जो है वो वहां से आता है। सेकेंड फीचर क्या है कि जो NAM स्कीम है वो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल को सेट आउट करती है जो कि सीक करता है नेटवर्क को। ठीक है, जो भी APMCs हैं उनके नेटवर्क को, जो एग्जिस्ट करती हैं उनके नेटवर्क को सीक करता है विद द अदर मार्केट्स के साथ साथ भी, और एक क्रिएट करता है यूनिफाइड मार्केट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को। तो आप कह सकते हैं कि एक ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल भी क्रिएट करता है जिसमें APMC भी रहती हैं और दूसरी मंडीज भी रहती हैं और साथ ही साथ ये मिल करके क्या क्रिएट करती है? यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बेस्ड जो बिजनेसेस हैं उसका पूरा कंसोर्टियम एक सिलेक्टेड एरिया होता है। अब क्या है देखिए, इसे बोलते हैं SFAC दैट इज स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ठीक है, जो कि सिलेक्ट किया गया है एज द लीड एजेंसी टू इम्प्लीमेंट इट। देखिए जो भी जितने भी फीचर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए SFAC जो है वो अपॉइंट किया गया है कि भैया आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी है। इसके बाद का फीचर क्या है? इसके बाद का ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट। ठीक है, और एडिशन में एक टाइम ग्रांट भी देगी और एक टाइम ग्रांट कितना होगा? लगभग 30 लाख के प्रति ये जो है ग्रांट रहेगा और पर मार्केट रहेगा। ये दिया जाएगा रिलेटेड इक्विपमेंट के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स के साथ। ये जो ग्रांट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस स्कीम के तहत देगी। उसके बाद क्या कौन सा फीचर है? उसके बाद ये है कि 585 होलसेल रेगुलेटेड मार्केट। तो देखिए इसका मतलब क्या है? तो देखिए
585 होलसेल रेगुलेटेड मार्केट्स या फिर आप कह लीजिए एपीएमसी जो मार्केट्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर आएंगे विद ई नैम प्लेटफॉर्म। लगभग 16 स्टेट में और 2 यूनियन टेरिटरीज में इस तरह का स्ट्रक्चर्स जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि जो मंडियां हैं एपीएमसीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और होलसेल प्रोडक्शन जो है उससे बढ़ सके। तो इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो इसके फीचर बन जाते हैं। अगला क्या है कि रिड्यूसिंग द इंटरमीडिएशन कॉस्ट। तो देखिए लोकल ट्रेडर के लिए मंडी में मार्केट में नैम जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि वो लार्जर एक्सेस उसका रहे नेशनल मार्केट में और जो भी ट्रेडिंग है उसकी उसी के थ्रू आउट रहे। तो जो भी बल्क बायर हैं, प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये भी बेनिफिट होते हैं कि वो एबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए डायरेक्टली इन द ट्रेडिंग बाय लोकल मंडी। ठीक है, तो लोकल मंडी के हिसाब से, मार्केट लेवल के हिसाब से, और इस तरीके से जो इंटरमीडिएशन है कॉस्ट की, क्योंकि जो मीडिएटर होता है वो हमेशा बीच में तो कमीशन खाएगा ही। तो इस तरीके से क्या होता है कि भैया आपका डायरेक्ट रोल है, डायरेक्ट टच है, जितना चाहे आप होलसेल मार्केट से उठा लीजिए, जितना आपको चाहिए वहां से आप लेकर के जा सकते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएशन का कॉस्ट है इससे कम हो जाता है, तो ये इंटरमीडिएशन कॉस्ट को रोकती है। उसके बाद है आपका फर्स्ट इंटरस्टेट ट्रेड ऑन ई नैम। तो देखिए ऐसा पहली दफा हो रहा है कि जो फर्स्ट इंटरस्टेट ट्रेड है, जो एक दूसरी स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड के रिलेशनशिप हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं थ्रू ई नैम। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू आउट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये कैरिड आउट भी किए जा चुके हैं। ठीक है, कि इंटर स्टेट जो आपका कह लीजिए कि इंटरनेट के थ्रू आउट जो रिलेशनशिप्स हैं किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और क्या वो सक्सेसफुल हैं भी या नहीं, या फिर ऐसे ही बोला जा रहा है। तो सारी चीज़ें टेस्टेड हैं, प्रूवन है, और इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं। आखिरी फीचर क्या है इसका कि जो एफओपीज हैं, सॉरी एफपीओज हैं, वो भी ऑन बोर्डेड की गई हैं और ऑन ई नैम पोर्टल, ताकि वो स्टार्ट कर दे अपलोडिंग देयर प्रोड्यूस। जो भी ट्रेड उनको करना है उसका प्रोड्यूस जो है जिसका भी उन्हें ट्रेड करना है उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दे फ्रॉम देयर प्रीमाइस। और साथ ही साथ 23 वेयर हाउसेज जो है CWC के जो लोकेटेड है इन दी AP वो भी डिक्लेयर किए गए हैं एज डीम्ड मार्केट अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग, दैट इज APLM एक्ट, जो कि फैसिलिटेट करेगा कि भैया ट्रेडिंग जो होगी वो थ्रू वेयर हाउसेस के थ्रू होगी ऑन ई नैम पोर्टल। तो इस तरीके से हमें पता चलता है सारे फीचर्स के बारे में जो कि इंक्लूडेड है किसमें, NAM स्कीम में। इसके बाद कौन सी स्कीम आती है, इसके बाद आपकी आती है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, दैट इज आशा। अब आशा का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या फीचर है। आशा का नाम आपने सुना भी होगा, PM आशा के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या बात करने वाले। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव और एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छे दाम पर अपनी जो प्रोड्यूस होगी उसके अच्छे दाम मिलेंगे। ये स्कीम जो है ये इंश्योर करती है कि फार्मर्स को जो भी उनका आउटपुट है उनमें उसे अच्छे दाम मिले। फीचर्स क्या क्या हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें। देखिए 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि पूरे तरह से कॉम्प्लीमेंट करे गए हैं विद द एग्जिस्टिंग स्कीम्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पैडी यानी कि धान, गेहूं और जितने भी अदर सीरियल्स हैं, ठीक है, उनको डेफिनेटली ये कवर करता है। और वो एक प्रोक्योरमेंट होती है उनकी किसके लेवल पे, MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उनकी प्रोक्योरमेंट होती है। तो सबसे पहला जो 3 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप कौन सा है, पहला है आपका प्राइस सपोर्ट सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है, तो प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अंदर फिजिकल प्रोक्योरमेंट होगी पल्सिस की, ऑयल सीड की, ठीक है, कोपरा की, ये जो की जाएगी बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसीज। इसके अलावा जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है दैट इज NAFED, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और FCI जो है वो भी प्रोक्योरमेंट करेंगी क्रॉप्स की अंडर PSS। और जो भी एक्सपेंडिचर होगा या जो भी लॉसेज होंगे किसी भी प्रोक्योरमेंट के वो भी सेंटर के द्वारा ही भरे जाएंगे। ये जो है सबसे पहला स्टेप है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, सेकंड क्या है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी ऑयल सीड हैं जितने भी टाइप के हैं जिसके भी MSP जो है नोटिफाइड है,
सेंटर पे करेगी जितना भी डिफरेंस होगा एमएसपी के अंदर या फिर एक्चुअल सेलिंग के अंदर, ठीक है, जो दैट इज एमएसपी जितना भी आपका सेलिंग मॉडल प्राइस होगा टू द फार्मर कि वो डायरेक्टली जो है उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, सेंटर खरीदेगी। फार्मर्स जो होंगे जो भी बेच रहे होंगे अपनी क्रॉप्स को वो रिकॉग्नाइज करेंगे मंडीज को विद इन द नोटिफाइड पीरियड, जिससे भी वो बेनिफिट ले सके। तो सेकंड पॉइंट आपका, सेकंड स्टेप ये है। थर्ड क्या है? थर्ड आपका है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, दैट इज पीपीएसएस। इसमें क्या होगा कि ऑयल सीड के केस में स्टेट्स जो होंगी उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो रोल आउट कर सके पीपीएसएस को इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जहां पर प्राइवेट प्लेयर जो होंगे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रॉप्स को एट एमएसपी। जब ये मार्केट ड्रॉप जाएगी बिलो एमएसपी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर होंगे फिर बाद में उन्हें जो है कंपेंसेट किया जाएगा थ्रू अ सर्विस चार्ज अप टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ 15% ऑफ द एमएसपी ऑफ द क्रॉप। तो ये जो फीचर्स हैं ये तीनों ही इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द पीएम आशा योजना, और इस तहत आप कह सकते हैं कि भैया बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, इनिशियल्स जो हैं वो फार्मर्स की ओर गवर्नमेंट जो है वो ले रही है। अब आपकी थर्ड स्कीम क्या है? थर्ड है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। सिंचाई योजना प्रधानमंत्री दैट इज PMKSY। इसमें क्या क्या है कि कौन से इसमें ऑब्जेक्टिव हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो फीचर है उसका ये है कि ये अचीव करना चाहती है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस स्कीम के तहत ये सेट आउट किया गया कि ये अचीव करे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल। दूसरा है कि ये स्कीम एनहेंस करती है एक्वीफायर्स हैं, ठीक है, उनके रिचार्ज को, साथ ही साथ ये इंट्रोड्यूस करती है सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सप्लोर करने के लिए कि फिजिबिलिटी कितनी है रशिंग ट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर का, ठीक है, ताकि वो बाद में एग्रीकल्चर में यूज हो सके। इस तरह की चीजें जो है इस स्कीम में रिफ्लेक्टेड है। चौथा क्या है कि ये ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को जो कि इरिगेशन में होती है उनको भी अट्रैक्ट करती है। और आखिरी जो इसका फीचर है वो ये है कि ये प्रमोट करती है एक्सटेंशन को, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एक्टिविटीज को जो कि रिलेट करती है या तो वाटर हार्वेस्टिंग से या फिर वाटर के मैनेजमेंट से, क्रॉप के एलिमेंट से, क्रॉप के एलिमेंट फॉर फार्मर्स, या फिर ग्रास रूट लेवल पे जितने भी फंक्शनरीज हैं, फील्ड की फंक्शनरी हैं, उनको ये प्रमोट करती है, एक्सटेंड करती है। अब बात ये आती है कि भैया इसके फीचर्स क्या क्या है। तो देखिए फीचर्स क्या है इसके, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट लेवल प्लानिंग और प्रोजेक्टाइज्ड एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि इसकी पूरी डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोजेक्ट के थ्रू आउट ही इसका पूरा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया है। और स्टेट्स को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान को फॉलो करें, और स्टेट के पास एक स्टेट इरिगेशन प्लान भी है जिसमें से इन्वेस्टमेंट होगी वो फार्म लेवल पे होगी। सबसे पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर ये है कि ये सुपरवाइज करेगी और मॉनिटर करेगी बाय द इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी से, दैट इज NSC अंडर PM, और विद यूनियन मिनिस्ट्रीज जो होंगी इसके सभी कंसर्न मिनिस्ट्रीज इसमें हेल्प जो है वो करने वाली हैं। नेशनल लेवल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है NEC वो भी कंस्टिट्यूट होगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन। नीति आयोग भी इसमें प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए देखता रहेगा। PMKSY जो योजना है ये फॉर्मुलेट करती है कि जितने भी ऑनगोइंग स्कीम है, जितनी भी स्कीम है आपकी, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम हो गया, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, आपका ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जितनी भी आपकी स्कीम है इन सभी स्कीम्स को ये अमेलगमेट करती है, मिक्स करती है, और एक सभी स्कीम्स का जितना भी ओरा है उन सभी को एक मिला करके ये एक स्कीम बनती है। अगला फीचर क्या है कि जो वाटर बजटिंग है वो भी होगी और हर सेक्टर में होगी, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर सेक्टर में जो है वाटर बजटिंग देखने को मिलेगी। अगला फीचर ये है कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जो होंगे वो भी इंस्टीट्यूट किए जाएंगे अंडर PMKSY, और साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन होगी इनकम्प्लीट मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पड़े हैं उसकी भी जो कंप्लीशन है इस स्कीम के तहत की जाएगी। डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड दैट इज MIF, ठीक है,
जिसे हम MIF बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो भी बनाया जाएगा विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD अंडर PMKSY, वो भी सेटअप किया जाएगा ताकि वो स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके ऑन कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया तीनों की तीनों स्कीम्स के बारे में। हमने जाना डीप में कि क्या क्या सबके ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपने साथ साथ में नोट करने हैं सारी चीजें और समझना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो आ रही हैं। अभी हम इसी पे ही हैं कि हम जो है डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ही और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।